स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड उपचुनाव, बीजेपी बोली परिवर्तन चाहती है जनता, इसलिए कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहे हैं। झारखंड के दुमका और बेरमो में उपचुनाव होना है। मौसम चुनावी है, ऐसे में सियासी शोर खूब सुनाई दे रहा है। आरोप प्रत्यारोप भी खूब हो रहा है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आरोप लगाते हुए कहा कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, जेएमएम और कांग्रेस के उम्मीदवार की हार निश्चित लग रहा है। अब तो सरकारी कमिश्नरी का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। दुमका के डीडीसी वहां के पदाधिकारी को बुलाकर धमकी दे रहे हैं। बेरमो में पुलिस के अधिकारी हैं, वो भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहे हैं। सीधा सीधा अर्थ है कि जनता अब परिवर्तन चाहती है। झारखंड के 300 थानों में महिला हेल्प डेस्क बनेगा। तेज रफ्तार बाइक चलाने पर होगी कार्रवाई। झारखंड के 300 थानों में 300 महिला हेल्प डेस्क बनेगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह निर्भया फंड से बनाया जाएगा। राज्य के डीजीपी एमवी राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि महिला या बच्ची से अपराध होने पर जो पुलिस अधिकारी मामले को दबाने समझौता कराने की कोशिश करेंगे, उन पर भी कानूनी सम्मत कार्रवाई होगी और उन पर प्राथमिकी दर्ज होगी। पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डीजीपी एमवी राव ने कहा कि कहीं भी महिला या बच्ची का शव मिलेगा तो वहाँ एसपी स्वयं जाएंगे। उसमें गिरफ्तारी से सजा तक की पूरी मॉनिटरिंग एसपी की होगी। चूक के लिए उन पर कार्रवाई भी होगी। 30 नवंबर तक अनलॉक 5 ही लागू रहेगा। राज्य में कोरोना संक्रमित 1 लाख के करीब। अक्टूबर का आखिरी सप्ताह चल रहा है और लोगों को अनलॉक की नई गाइडलाइन का इंतजार था। केंद्र ने मंगलवार को स्थिति साफ की और कहा कि 30 सितंबर यानी अनलॉक 5 के लिए जारी की गई गाइडलाइन ही 30 नवंबर तक लागू रहेगी। इधर झारखंड में अब तक केंद्र द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार जो छूट दी गई है वो सभी अभी यहाँ लागू नहीं हो सकी है। जैसे स्कूल, कॉलेज, सिनेमा घर, शिक्षण, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट, दर्शकों की उपस्थिति में खेलकूद, एग्जीबिशन, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क बंद ही रहेंगे। हालांकि 8 अक्टूबर से धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं। आधिकारिक सूत्रों की माने तो छठ को लेकर कोई नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख के करीब पहुंच चुकी है, पर ठीक होने वालों की तादाद भी 92,976 है। स्पाइस जेट ने भारत और यूएई में यात्रियों के लिए कोरोना जांच की सुविधा की शुरू। स्पाइस जेट ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में अपने यात्रियों के लिए वीएफएस ग्लोबल के सहयोग से कोविड-19 जांच की शुरुआत की है। मंगल को एयरलाइन की तरफ से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि यात्रियों के लिए कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी की गई है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए। इसलिए यात्रियों के बीच यात्रा पूर्व विभिन्न नियमों के अनुपालन की प्रक्रिया को लेकर आशंकाएं हैं। एयरलाइन ने बताया कि यात्री आपके द्वारा सेवा का इस्तेमाल कर घर सहित अपने पसंद के स्थान पर नमूने दे सकते हैं। इसने बताया कि जांच के लिए समय बुकिंग सेवा वीएफआई ग्लोबल की तरफ से दी जा रही है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए जल्द आएगा नया कानून। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए जल्द ही नया कानून आएगा। पर्यावरण मंत्रालय के एक अधिकारी सचिव आरपी गुप्ता ने यह जानकारी देते हुए कहा कि यह कानून केवल दिल्ली एनसीआर में ही लागू होगा। फिलहाल इस कानून में जुर्माना संबंधी कोई जानकारी नहीं दी गई है। एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण की रोकथाम के लिए यह कानून तैयार किया जाएगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में वायु की गुणवत्ता के खराब होने पर भी चिंता जताई थी। इस संदर्भ में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से प्रदूषण को रोकने के लिए नया कानून लाने की बात कही थी और 4 दिनों के भीतर इस कानून का प्रस्ताव पेश करने को भी कहा था। कोविड-19 की वैक्सीन का सभी को है इंतजार। जाने भारत में किस चरण पर पहुंचा इसका ट्रायल। भारत समेत पूरी दुनिया में बीते 9 माह से जारी वैश्विक महामारी कोविड-19 लगातार विकराल रूप लेती जा रही है। इस महामारी की चपेट में आने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रॉयटर्स की ताजा आंकड़ों के मुताबिक पूरी दुनिया में अब तक इसके 4,33,15,069 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं विश्व में इसकी वजह से 11,56,285 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। गौरतलब है कि दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से इसका प्रकोप शुरू हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च 2020 को इसको वैश्विक महामारी घोषित किया था। पूरी दुनिया में वैज्ञानिक इसकी एक कारगर वैक्सीन को तैयार करने में लगे हुए हैं। भारत में भी इसकी वैक्सीन पर काम चल रहा है। भारत का सीरम इंस्टीट्यूट अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इसकी वैक्सीन को इजाद करने में लगा हुआ है। भारत की ही बात करें तो यहाँ पर इसका ट्रायल शुरू हो चुका है। पीजीआई रोहतक समेत दिल्ली के एम्स में इसका ट्रायल चल रहा है। भारत में कोविड-19 के लिए बनने वाली वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल दूसरे चरण को पार कर चुका है। इसके तीसरे चरण ट्रायल की भी मंजूरी मिल गई है। कुछ जगहों पर इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इनके मुताबिक कोवैक्सीन की शुरुआत 2 चरणों में वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर कोई भी नेगेटिव चीज अब तक सामने नहीं आई है। इस लिहाज में ये कहा जा सकता है कि ट्रायल अपनी सही राह पर आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से मिला मूलवासी सदान मोर्चा। 36% आरक्षण व सदान आयोग की मांग की।
मूलवासी सदान मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से उनके आवास पर मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व शिक्षाविद डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज कर रहे थे। डॉक्टर अनुज ने रामेश्वर उरांव से मोर्चा की ओर से पिछड़ी जातियों को कम से कम 36% आरक्षण और सदान आयोग के गठन की मांग रखी। उन्होंने मुलाकात के बाद बताया कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने झारखंड में भी तमिलनाडु सरकार की तर्ज पर पिछड़ी जातियों को 36% से 50% तक आरक्षण देने की अनुशंसा सरकार से की है। उन्होंने वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को बताया कि झारखंड में पिछड़ी जातियों की आबादी करीब 55% है। मूलवासी सदान मोर्चा की पुरानी मांग रही है कि मूलवासी सदान वर्ग से आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्णों को भी आरक्षण का हक मिले। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्णों के लिए भी 10% आरक्षण की मांग की। झारखंड में ठंड ने दी दस्तक, दिन और रात में तापमान में गिरावट। झारखंड में मानसून की पूर्ण रूप से विदाई हो गई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर SD कोटाल ने बताया कि राज्य में आधिकारिक रूप से मानसून की समाप्ति हो गई है। इसके साथ ही ठंड ने भी दस्तक दे दी है। रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में दिन का तापमान सामान्य और रात के तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं राज्य में लगभग सभी जिलों में रात में ओस गिरेगा। राजधानी रांची में सुबह या देर रात हल्का कोहरा भी देखने को मिल सकता है। उन्होंने बताया कि लौटते मानसून के कारण राज्य में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है। हालांकि यह सामान्य से 17% कम है। 1 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच राज्य में 71.7 मिलीमीटर बारिश अपेक्षित थी। इसकी जगह 59.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 4000 रसोइयों को 9 माह से मानदेय नहीं, भुखमरी की नौबत। धनबाद जिले के 1694 विद्यालयों में कार्यरत 3770 रसोइयों को 9 माह से मानदेय भुगतान नहीं हुआ है। इसके कारण रसोइयों और उनके परिवार के समक्ष भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। इनकी दुर्गा पूजा भी फीकी रह गई। झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ की धनबाद इकाई ने विभाग पर नाराजगी जताते हुए अविलंब मानदेय भुगतान की मांग की है। जिला महासचिव मंजू देवी ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में मार्च तक का रसोइया का मानदेय भुगतान कर दिया है। धनबाद एकमात्र जिला है जहां रसोइयों को मानदेय फरवरी से रोक कर रखा गया है। अल्प मानदेय भोगी रसोइयों के मानदेय में इस विपत्ति के समय देरी एक अन्याय है। इस वैश्विक महामारी की घड़ी में रसोइया भुखमरी की कगार पर है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में विद्यालय में कार्य करने वाली रसोइया सरकार की उपेक्षा की शिकार हो रही है। दुर्गा पूजा खत्म होते ही छठ महापर्व की तैयारी शुरू। तालाबों की सफाई DMC के सामने बड़ी चुनौती। दुर्गा पूजा खत्म होते ही धनबाद नगर निगम यानी DMC के सामने नई चुनौती आन पड़ी है। यह चुनौती है छठ महापर्व के मद्देनजर शहर के तालाबों की सफाई और घाटों का निर्माण। इसके मद्देनजर मंगलवार से धनबाद शहर के तालाबों की साफ सफाई शुरू की गई। सफाई का यह अभियान अब छठ महापर्व तक चलेगा। धनबाद नगर निगम ने युद्ध स्तर पर सफाई शुरू कर दी है। तालाब की सफाई से लेकर सड़कों की सफाई तेजी से हो रही है। छठ पर्व में अब कुछ दिन शेष हैं, इसलिए तालाबों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही दुर्गा पूजा के बाद तालाब और सड़क दोनों कचरे के ढेर से पट गए। मंगलवार को सुबह 5 बजे से ही इसकी सफाई शुरू कर दी गई। झारखंड के कोडरमा, हजारीबाग, चतरा व पलामू में शराब की दुकानें 48 घंटे के लिए बंद। बिहार विधानसभा चुनाव का असर बिहार से सटे झारखंड के सीमावर्ती जिलों में देखा जा रहा है। झारखंड के 4 जिलों में 48 घंटे के लिए शराब की दुकानें बंद कर दी गई है। झारखंड के कोडरमा, हजारीबाग, चतरा और पलामू में 28 सितंबर शाम 5 बजे तक शराब की दुकानें बंद की गई है। इसके अलावा गढ़वा के काठी प्रखंड में सोन नदी में नाव का परिचालन रोक दिया गया है ताकि लोग बिहार नहीं जा सके और शराब की तस्करी न हो। विजयादशमी पर देश विदेश के 40 लाख परिवारों ने किया सुंदरकांड पाठ। एकल अभियान श्री हरि सत्संग समिति के आह्वान पर विजयादशमी के दिन 25 अक्टूबर को 40 लाख परिवारों ने सुंदरकांड का पाठ किया। इतने परिवार के लोग ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था। इसमें भारत के साथ साथ विदेश में रहने वाले भारतीय परिवारों के लोगों ने सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक अपनी सुविधा के अनुसार घरों में पाठ किए। अमेरिका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, हांगकांग आदि वैसे देश जहाँ एकल अभियान से जुड़े भारतीय रहते हैं बड़ी संख्या में शामिल हुए। रविवार शाम 4 बजे से 7:30 बजे तक 3.5 घंटे तक सुभारती चैनल सहित यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया पर सुंदरकांड का सीधा प्रसारण किया गया। यह प्रसारण आरोग्य भवन के एकल अभियान सभा कक्ष से किया गया। धनतेरस पर बढ़ेगी सोने और चांदी की चमक, इलेक्ट्रॉनिक बाजार में भी तेजी।
त्योहारों के मौसम में सोने की चमक कायम है। इस बार अधिकांश लोगों ने कपड़े जूते की खरीदारी से ज्यादा जोर आभूषणों पर दिया है। अधिकांश लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए सोने की खरीदारी की है। इससे कोविड-19 के कारण मंदी से सराफा बाजार को बाहर निकलने का बल मिला है। व्यापारी बता रहे हैं कि हर वर्ष दशहरा में आभूषणों की बिक्री आम दिनों से बेहतर होती है, मगर इस दशहरा कोरोना मंदी को देखते हुए कह सकते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में काफी बढ़िया रहा है। आभूषण व्यापारियों को उम्मीद है कि दिवाली, धनतेरस से लेकर छठ तक पूजा का यह माहौल बना रहेगा। ऑनलाइन व फिजिकल कोर्ट के निर्णय से एडवोकेट एसोसिएशन सहमत, वकीलों को मिलेगी राहत। झारखंड हाई कोर्ट ने कोरोना संकट के बीच ऑनलाइन और फिजिकल कोर्ट चलाने का निर्णय लिया है। इसके लिए हाई कोर्ट की ओर से एक नोटिस जारी किया गया था। इसे लेकर झारखंड हाई कोर्ट का एडवोकेट एसोसिएशन पूरी तरह से सहमत नजर आ रहा है। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशन ने ही कुछ दिनों पूर्व चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर फिजिकल कोर्ट शुरू करने की मांग की थी। एसोसिएशन का कहना था कि कोरोना संकट के चलते कई महीनों से ऑनलाइन सुनवाई हो रही है। इसके चलते कई अधिवक्ताओं के बीच आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। फिजिकल कोर्ट सुनवाई होने से उन्हें राहत मिल सकती है। इसके बाद हाई कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जो भी अधिवक्ता जिन जिन मामलों में फिजिकल या ऑनलाइन सुनवाई करना चाहते हैं उस पर अपना मंतव्य दें। हाई कोर्ट के नोटिस में यह भी कहा गया है कि 2 नवंबर से दाखिल होने वाली नई याचिकाओं में स्पष्ट रूप से लिखा जाए कि वह इन मामलों की फिजिकल सुनवाई चाहते हैं या ऑनलाइन। इसी तरह लंबित मामलों में भी कोर्ट ने वकीलों का मंतव्य मांगा है ताकि फिजिकल कोर्ट की शुरुआत की जा सके।